हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टेट 2020 टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन। और ये सेट ए है जिसके हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 97, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो साउंड वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, तो उनको हमेशा मीडियम की आवश्यकता होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है तो ये किस नेचर को शो करता है? तो ये शो करता है पोलराइजेशन को, क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव होंगी उसमें जो वाइब्रेशन होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो अगर वहां पर हम पोलराइजर लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज किया जा सकता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं हो सकता। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में ये तीनों चीजें कॉमन है, ये तीनों फिनोमिना हो सकते हैं। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर में ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 107, the horizontal range of a projectile is 4√3 times of its maximum height. What will be the value of angle of projection? तो मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, इसको हम ले रहे हैं और रेंज होती है आर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यू इनिशियल स्पीड है और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो रेंज है वो 4√3 गुना है टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। तो हम दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर पुट करेंगे। रेंज का यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा और 4√3 एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन में जी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन ये स्क्वायर और ये 2 थीटा, तो जो 2 थीटा है इसको हम सिंगल थीटा में कन्वर्ट करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा को हम लिख रहे हैं 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और 4√3 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा तो 2 कोस थीटा इक्वल टू आएगा 4√3 साइन थीटा। एक और चीज, जैसे यहाँ पर 2g है तो यहाँ पर ये 2g भी आएगा, तो 2 से अगर मैं 4 कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसको मैं 2 लिख रहा हूँ और 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू आएगा √3 साइन थीटा के, या फिर साइन थीटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के। टेन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√3 जो कि होती है 10-30 डिग्री की वैल्यू। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 108, the acceleration of a particle performing simple harmonic motion is 12 centimeter per second square at a distance of 3 centimeter from the equilibrium position। तो टाइम पीरियड कितना होगा? मान लेते हैं हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, तो जब ये मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर दूर है यानी कि यहाँ पर, तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 12। हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन होती है, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेसिक कंडीशन। इसी को प्रोपोर्शनल साइन हटा करके यहाँ पर कांस्टेंट आता है ओमेगा का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में x। एक्सेलरेशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन में t। तो यहाँ पर पुट करेंगे a इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन में t स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब सब वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे t की वैल्यू। सो एक्सेलरेशन है 12, ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर
इंटू में x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना होगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। टी स्क्वायर को आप इधर लाएंगे तो टी स्क्वायर इक्वल आएगा 4, मतलब 4 तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचेगा पाई का स्क्वायर, या फिर टी इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 3.14 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 119, अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पर वाटर है और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो है 6000 हर्ट्ज, और जबकि जो स्पीड होती है यहाँ पर वो होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। एंड इन एयर जो स्पीड है यहाँ पर, मान लो एयर है तो यहाँ पर स्पीड गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कितनी होगी अगर कोई ऑब्जर्वर एयर में है तो। अब यहाँ से वेव जा करके इसके कानों तक आ रही होगी। देखो जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, जो कि यहाँ पर चेंज आ भी रहा है। इसके अलावा उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है, और स्पीड भी चेंज हो जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो पहले कितनी थी 600, बाद में भी कितनी होगी 600, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। द फ्रीक्वेंसी मेड अंडर द वाटर विल बी सेम व्हेन हेard इन एयर आउटसाइड द वाटर, बिकॉज फ्रीक्वेंसी नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रोपगेशन मीडियम बट इट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स। तो ये सोर्स से जो सोर्स वाइब्रेशन किस मोड पर कर रही है उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या निकली है। फिर वो जो फ्रीक्वेंसी होगी आप उसको वेव को किसी भी मीडियम में ले जाओ, इट विल नॉट चेंज। सो आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 600 हर्ट्ज सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 121, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अ प्लेनेट इज 5 सेकेंड और उसकी इफेक्टिव लेंथ है 5 मीटर। तो मान लेते हैं कोई प्लेनेट है, अच्छा कौन सा प्लेनेट है हमें नहीं पता, तो हमें जी की वैल्यू भी नहीं पता है अभी के लिए, लेकिन इस पर जो टाइम पीरियड है वो हमें गिवन है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। अब टाइम पीरियड कितना गिवन है फर्स्ट केस में 5 सेकेंड, और जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर। मैं इसको T1 और L1 लिख लेता हूँ। फिर केस 2, हाउ लॉन्ग शुड इट बी टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड। तो हमें ये बताना है, मतलब एक तरह से L2 हमें फाइंड करना है कि उसकी कितनी लेंथ की जाए कि वो 20 ऑसिलेशन 30 सेकंड में कवर करे। तो ये भी एक तरह से टाइम पीरियड हम यहाँ से निकाल सकते हैं। T2 क्या होगा, देखो लेंथ हमें फाइंड करनी है, T2 में इससे निकालूंगा, 20 ऑसिलेशन है 30 सेकंड में। टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है टाइम टेकन टू कवर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम होगा, एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा 30 अपॉन में 20, यानी कि 1.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड है सेकंड टाइम पीरियड वो आएगा 1.5 सेकंड, या अगर कैलकुलेशन आसान रही तो हम उसको 30/20 भी लिख लेंगे। अब देखो हमें पता है कि T इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है, यहाँ पर हमें G की वैल्यू नहीं पता है। तो सेकंड केस में टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, सॉरी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें G की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ दोनों तरफ तो T का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर L अपॉन जी हो सकता है। तो G की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई स्क्वायर L अपॉन में T स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो दोनों ही केस में क्योंकि प्लेनेट तो सेम है G की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि G जो फर्स्ट केस में है उतना ही सेकंड केस में भी G रहेगा यहाँ से। तो G1 बराबर G2। अब G1 कितना होगा 4 पाई स्क्वायर L1 अपॉन में T1, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर L2 अपॉन में T2। हमें L2 फाइंड करना है, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल। तो T2 फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L2 अपॉन में L1 इंटू में T1 का स्क्वायर। L2 कितना है, सॉरी हमें L2 निकालना है तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो T2 ये स्क्वायर होगा, यहाँ पर T2 का स्क्वायर इधर जाएगा, तो T2 का स्क्वायर अपॉन में T1 का स्क्वायर
इंटू में L1 इक्वल टू L2। यहाँ पे L2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन में T1 उसका स्क्वायर इंटू में लेंथ L1। हम L2 इक्वल टू आएगा, T2 की वैल्यू कितनी 1.5 अपॉन में T1 की वैल्यू 5 और उसका स्क्वायर। L1 की वैल्यू कितनी है 5। तो अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो 0 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50। तो 3 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होगा 9 अपॉन 100 इंटू में 5। या फिर आप इसको लिखते हैं 45 अपॉन 100 या फिर इसको लिख सकते हैं 0.45 और मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 0.45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 124, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगी ना एरिया पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कंडक्टर का नेचर कैसा है। इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। 12th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ कंडक्टर पर और टेम्परेचर पर। तो इसलिए लेंथ पे नहीं, क्रॉस सेक्शन पे नहीं, ओनली टेम्परेचर नहीं कह सकते, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर। क्वेश्चन नंबर 127, फोकल लेंथ कितनी होगी प्लेन मिरर की और मैग्निफिकेशन पूछा है। देखो पहले आपको पता होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए b अपॉन में u या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा हाइट ऑफ इमेज के इक्वल ही होगी। तो मैग्निफिकेशन HI और HO दोनों इक्वल होगी तो मैग्निफिकेशन कितने आ जाएंगे 1, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो मैग्निफिकेशन तो 1 आएगा, तो ये ऑप्शन हटा दो और ये ऑप्शन हटा दो, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। जो प्लेन मिरर होता है वो उसकी पावर होती है 0, मतलब ना तो वो लाइट को कन्वर्ट करता ना डाइवर्ट करता। पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में f। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 0, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी और मैग्निफिकेशन होगा 1, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 128, हाउ फार बिलो द अर्थ्स लेवल, यानी कि अर्थ का कोई लेवल है, सरफेस है, उसके हाउ फार बिलो, बिलो मतलब नीचे, मान लेते हैं डी नीचे हम गए हैं, डी डेप्थ नीचे, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि अगर यहाँ पर जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर जो जी डी डेप्थ नीचे है वो उसका हाफ बचा है। जब आप अर्थ के नीचे जाते हो या अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में इतनी डेप्थ नीचे हम गए हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हाफ हो गया है उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जो कि सरफेस पे था। अब जो जी का फॉर्मूला होता है डी डेप्थ के लिए वो होता है जी 1 माइनस डेप्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जी डी की वैल्यू हाफ है जी के, और जी डी का फॉर्मूला में पता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर होता है। तो इसको हम 1/2 जी के इक्वल लिखें अगर, तो जी से जी कैंसिल, 1 माइनस डी अपॉन आर इक्वल टू कितना आएगा 1/2 के, या फिर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू डी अपॉन में आर, और डी अपॉन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2। तो डी की वैल्यू हाफ हो जाएगी जो भी रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर का आधा कितना होता है 3200 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 129, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और उसके साथ एक कॉन्केव लेंस रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है -10। तो हमें निकालना है कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो 1/8 फिर प्लस 1/-10। इसको सोल्व अगर हम करें तो 1/8 माइनस 1/10 या फिर ये हो जाएगा 10 - 8/80। तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल होगी
10-8 मतलब 2/80 या फिर 1/40। रेसिप्रोकल करने पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी प्लस के 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब प्लस का मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा अभी भी। क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगी। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल पर कोई सफिशिएंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट एलेट, तो हम उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को इस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब यहाँ से जो फोटोन आएंगे वो यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और अगर जो कि यहाँ पर होता भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई, वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है उससे ज़्यादा हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और अगर यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो इक्वल होगी वर्क फंक्शन के, प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी जिसको हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। W नॉट यहाँ पर वर्क फंक्शन है जो कि कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू H न्यू माइनस W नॉट। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। जितनी ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा, सॉरी इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो इसमें ये पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिटी पर नहीं करेगी, टाइम इंटरवल पे भी नहीं करेगी, ये करेगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर। लेंस लो किसका कंजर्वेशन किस कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, तो ये एनर्जी पर बेस्ड होता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्लोज लूप है और यहाँ पर हम एक मैग्नेट को इसके पास ले जा रहे हैं। जब हम मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो हम कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, मतलब हम कुछ एनर्जी यूज कर रहे हैं इसको पास लाने के लिए। अब जब इसको पास लाया जाएगा तो इस लूप में करंट इंड्यूस होगा, वो इस तरह की डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है कि वो इसका अपोज करे। मतलब यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो जैसे अगर कहीं पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो साउथ पोल में करंट होता है क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल में करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए और यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो जो हम एनर्जी यहाँ पर इसको पास लाने में कर रहे हैं उतनी ही यहाँ पर एनर्जी इसको रिपेल होने में लगेगी। ये था लेंज लॉ। तो यहाँ पर जो करंट है वो ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि वो उस चेंज का अपोज करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज बेसिक ऑफ लेंज लॉ। तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडी कौन यहाँ पर कंजर्व रहेगी। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन, अगर मान लो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का तो हम इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, इसमें टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स रहती है। द मैकेनिकल एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट एंड साउंड। और जैसे एग्जांपल है कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल। जबकि जो इनइलास्टिक कोलिजन होगा उसमें लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों में ही, मोमेंटम कंजर्व रहता है दोनों में, इनइलास्टिक में भी और इलास्टिक में भी। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, जैसे यहाँ पर था। दोनों चीज़ें कॉमन है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम। तो इससे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होती है इनइलास्टिक में, ये बेसिक डिफरेंस है। और कुछ जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, लाइट में, और जो फोर्स इन्वॉल्व होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। जैसे एग्जांपल इसका दो व्हीकल्स हैं उनके बीच का कोलिजन। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा था कि कौन चीज़ कंजर्व रहेगी इनइलास्टिक कोलिजन में, तो मैंने आपको बताया लीनियर मोमेंटम दोनों में ही कंजर्व रहता है, जबकि मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। और बोथ काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ये सेम रहेगा
इलास्टिक कोलिजन में, ना कि इनइलास्टिक में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 135, टू स्प्रिंग। तो पहले दो स्प्रिंग बना लेते हैं, एक ए और एक बी। लेट इसका जो हमें गिवन भी है, जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो के है और इसका के बी है, और हमें कंडीशन गिवन है कि के ए इक्वल है ट्वाइस ऑफ के बी के। अब उनको सेम फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो दोनों में फोर्स है वो सेम रहेगी। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, अगर मान लीजिए यहाँ पर जब स्ट्रेच कर रहे हो तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो अगर इसमें ए वाले में ई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है तो बी वाले में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, मतलब ई बी हमें फाइंड करना है और इन टर्म्स ऑफ ई फाइंड करना है कि वो कितनी होगी, 4 गुना, 2 गुना, हाफ या सेम। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के इंटू में एक्स। सिंस डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं की गई है तो U को मैं यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल अगर मैं इसको यहाँ पर x को रिप्लेस करूँ तो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 के इंटू में x की जगह पर कितना आ जाएगा, x है F अपॉन में k, तो F अपॉन k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर k से k कैंसिल, तो U इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 F स्क्वायर अपॉन में k। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में ही सेम फोर्स लग रही है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी उनके इलास्टिक कांस्टेंट पर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी B की अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A, ये इन्वर्सली K पर डिपेंड कर रही है ना, तो K B यहाँ पर आ जाएगा और K A यहाँ पर आ जाएगा। देखो आप दूसरा तरीका ये भी था कि आप रेशो लेते तब भी यही कंडीशन बनेगी, तब भी मैंने यही फॉर्मूला बनेगा। अब यू बी हमें फाइंड करना है, यू ए कितना है, ई के इक्वल, अगर मैं यहाँ से देखूँ के ए अपॉन के बी तो वो कितना आएगा 2, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी बी में होगी वो दुगना हो जाएगी ई के, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 123, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल इज टर्न बैक विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कॉन्टैक्ट टाइम 0.01 सेकेंड है तो इम्पल्स फाइंड करना है हमें, कितना होगा। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी, और यहाँ पर हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे है, मान लो बॉलर ने बॉल हिट करवाई इस तरफ, बैट्समैन ने उसको हिट करके वापस इसी तरफ भेजा है, तो अगर मान लीजिए इस तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हिट होकर के टर्न बैक हो रही है, मतलब उसी पाथ पे रिट्रेस कर रही है, तो अब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, मैग्नीट्यूड में 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी गिवन है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2, या इनिशियल और फाइनल भी कह सकते हैं, मैं इसको इनिशियल बोल रहा हूँ, इसको फाइनल। अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना था माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है, सो वही इम्पल्स भी होगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू में इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास तो सेम रहेगा, मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी, या फिर m इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ, यही होगा इम्पल्स। मास कितना है, 150 ग्राम है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे ऐसा यूनिट में आ जाएगा किलोग्राम में। इनिशियल वेलोसिटी 12 माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस के 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 150 अपॉन में 1000 इंटू में माइनस माइनस प्लस 20 और 12 32। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी और 15 इंटू 32 ये आएगा 480 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 4.8 न्यूटन सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है, इन LCR सर्किट C की वैल्यू को हम चेंज करके 5 गुना कर रहे हैं, जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी।
तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेजोनेंस का वो होता है 1/2 पाई रूट एल सी। अब ये मान लो केस 1 है और ये केस 2। पहले केस में कैपेसिटेंस C है और इंडक्टेंस है L। सेकंड केस में कैपेसिटेंस जो है C2 वो 5 गुना हो गया है जितना C1 पहले था, और L1 L के इक्वल है, तो C2 हमें फाइंड करना है कि L2 कितना होगा। अब दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है, तो FR1 बराबर किसके होगा, FR2 के। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 पाई रूट L1 C1 इक्वल होगा 1/2 पाई रूट L2 C2 के। पाई से पाई कैंसिल करो, रूट से रूट हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं L1 C1 रेसिप्रोकल करने के बाद L2 C2 आ जाएगा ये। अब हमें फाइंड क्या करना है, L2, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन में C1 अपॉन में C2। L1 कितना है L, C1 कितना है, देखो ये C1 है C के इक्वल, और C2 कितना है 5 टाइम्स है C के, तो C से C कैंसिल होगा तो आएगा L अपॉन में 5, तो L2 की वैल्यू L अपॉन 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 141, अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। मतलब यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो लेट यहाँ से फिक्स दूरी पर ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट कर रहा है। द वर्क डन पूछा है कि कितना होगा बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज। तो जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। क्लास 12 चैप्टर 2। तो ये जो चार्ज होगा लेट R सेपरेशन दूरी पर इसका जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R। अब क्योंकि सर्कुलर पाथ है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, चार्ज को हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पूरा सरफेस है ना, ये रेड वाला सर्कुलर पाथ, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 0। अब वर्क डन Q इंटू में डेल्टा भी कितना 0, तो वर्क डन भी कितना आएगा 0, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। A mass 5 किलोग्राम इज मूविंग along a circular path of radius 1 मीटर और रिवॉल्यूशन है 300 पर मिनट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हम बेसिक जानते हैं होता है हाफ mv²। अब v नहीं पता हमें, और ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है 300 पर मिनट। तो देखो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा r होता है, रेडियस तो 1 मीटर है, अगर हम ओमेगा फाइंड कर पाए तो v पता लग जाएगा, मास तो हमें गिवन ही है। अब ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू में n, और ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, तो 2 पाई n। अब 2 पाई n की वैल्यू कितनी है 300 पर मिनट है, तो पर मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूँ तो यहाँ पर 60 से 60 आएगा, एक तरह से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और इसको हम करेंगे 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये आएगा 10 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो v इक्वल टू कितना ओमेगा इंटू r की वैल्यू कितनी 1 मीटर है, तो v इक्वल टू 10 पाई इंटू में 1, इसका मतलब ये 10 पाई ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है 5, v कितना है 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर हमें करना होगा 1/2 5 10 का स्क्वायर 100 इंटू में पाई का स्क्वायर, तो 100 का आधा कितना होता है 50, और 5 5 से 25, तो 250 पाई स्क्वायर, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ बिकम 3 टाइम्स, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है जितना अभी है तो वो बाद में उसका 3 गुना हो गया, तो मैंने उसको r' मान लिया जो चेंज हुआ, पहले रेडियस r के इक्वल है। देन व्हाट शुड बी द चेंज इन डेंसिटी सो दैट द वैल्यू ऑफ g डज नॉट चेंज। अगर मान लो पहले रो है तो हमें फाइंड करना है कि रो डेस कितना है। रो डेस मतलब नई जो डेंसिटी है, अगर पहले रो थी तो बाद में कितनी होगी वो पता करेंगे। देखो g यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए,
जी का फॉर्मूला जैसे होता है Gm/r²। अब इसी को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो ये जी का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई रो जी आर। मैं समझा देता हूँ ये आया क्या कैसे। देखो, मास को डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू में वॉल्यूम। मास रो इंटू वॉल्यूम मतलब स्फेरिकल बॉडी होगी 4/3 पाई आर की क्यूब, तो जी इक्वल टू G/r²। और यहाँ पर m की जगह पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई रो आर की क्यूब। r से r² कैंसिल करेंगे हम यहाँ पर, तो यही आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4/3 पाई और g ये तो कांस्टेंट है, तो g डायरेक्टली डिपेंड किस पर कर रहा है, डेंसिटी पर और रेडियस पर। अब देखो, मान लो यहाँ पर g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और यहाँ पर g डैश हो गया है, तो दोनों ही केस में g और g डैश दोनों इक्वल है। अब g की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये होगी 4/3 पाई रो जी आर, और यहाँ पर 4/3 पाई जो न्यू डेंसिटी है रो डैश है, g तो सेम रहेगा, जो नया रेडियस है वो r डैश है। तो पहले तो 4/3 पाई से 4/3 पाई और g तो कैंसिल आउट होगा, तो रो इंटू आर इक्वल आएगा रो डैश इंटू आर डैश के। हमें फाइंड क्या करना है, रो डैश, तो रो डैश मतलब न्यू डेंसिटी इक्वल होगी रो r/r डैश के, या फिर रो। अब r/r डैश कितना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/3 r/r डैश, यानी कि इसकी वैल्यू r/r डैश की वैल्यू 1/3। तो जो न्यू डेंसिटी है, जितनी भी पहले डेंसिटी थी वो उसकी 1/3 हो गई है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी बिकम 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डेंसिटी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 है, हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 54 × 10⁻³ और जो टॉलरेंस है वो है 5% का, तो बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा। कंसेप्ट समझते हैं पहले। जैसे 4 बैंड रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो फर्स्ट कलर होता है वो बताएगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट को, थर्ड डिजिट बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई कलर है, कोई भी हो, 2 3 तो हम ऐसे लिख देंगे, फिर अगला आएगा 10 की पावर में, लेट यहाँ पर 10 की पावर 5 है, और टॉलरेंस को हम इस तरह से लिखते हैं 5%। और अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर ब्लैक कलर है उसका फिगर 0 मल्टीप्लायर 0 आ जाएगा, ब्राउन का मतलब 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉलेट 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। तो इस तरह से ये अलग अलग कोडिंग होती है। और गोल्ड का मतलब 5%, सिल्वर का मतलब 10 और नो कलर मतलब 20%। जैसे यहाँ पर हमने देखा 5%, तो इसका मतलब गोल्डन तो होगा, तो सिल्वर वाले तो हटा ही दो। फिर येलो, अब मैं इसको पूरा बताता हूँ, 54 × 10⁻3, तो हमें ये तो पता लग गया कि गोल्डन कलर होगा यहाँ पर। 5 का मतलब होता है ग्रीन, 4 का मतलब होता है येलो, और 3 का मतलब होता है ऑरेंज। तो जो सीक्वेंस होगा ग्रीन येलो ऑरेंज गोल्ड का रहेगा, तो ग्रीन पहला आएगा, येलो फिर ऑरेंज, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, अ मेटेलिक रोड व्हेन प्लेस्ड इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो नेचर कैसा है। अब देखो, ये है यहाँ पर डाया, ये है पैरामैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक। अगर हमने कोई रोड ली तो जो डायमैग्नेटिक, मान लो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है, तो जो डायमैग्नेटिक है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक है वो रिपेल करेगा, इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन नहीं होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा रिपल्सन की वजह से। जबकि अगर रोड पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होती तो ये इसके पैरेलल अलाइन कर जाता, क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 डायमैग्नेटिक। आप यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं परपेंडिकुलरली अलाइंड हो गई मटेरियल जो भी था, तो करेक्ट आंसर डायमैग्नेटिक मटेरियल।